डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह और आज बात ऐसे ही हौसलों की जिन्होंने सफर में मिलने वाली चुनौतियों से, ठोकरों से हार नहीं मानी। देश के सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण एग्जाम में से एक संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, एक ऐसी परीक्षा जिसे दुनिया की सबसे चैलेंजिंग परीक्षा में से एक माना जाता है। अपने एक्सटेंसिव सिलेबस, इंटेंस कंपटीशन और रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस के चलते ये सिर्फ चैलेंजिंग और एक तरह से वन ऑफ द टफेस्ट कंपटीशन तो है ही, ये एक ऐसी परीक्षा है जिसे पास करना न सिर्फ कई युवाओं के लिए बल्कि उनके परिवार वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा सपना होता है, एक बहुत बड़ा एस्पिरेशनल गोल होता है। हर साल लाखों अभ्यर्थियों को पछाड़कर कुछ ही युवा इसे क्रैक करने में कामयाबी हासिल कर पाते हैं और वो लोगों के लिए प्रेरणा और मिसाल बनकर सामने आते हैं। और ऐसे ही 3 खास नाम, टॉप 10 में से 3 टॉपर्स आज हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ रहे हैं, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे इन टॉपर्स ने की परीक्षा की तैयारी और किन चुनौतियों को पार करके पूरा किया अपना सपना। हमारे साथ हैं यूपीएससी सीएससी रैंक 1 शक्ति दुबे। शक्ति, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ हैं यूपीएससी सीएससी रैंक 4 शाहमर्गी चिराग, जो कि हमारे साथ जुड़ रही हैं। शाहमर्गी चिराग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ यूपीएससी सीएससी रैंक 9 आदित्य विक्रम अग्रवाल स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, शुक्रिया सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। और इस बार आपको बता दें कि टॉप 5 में 3 महिलाएं हैं और टॉप 10 में 5 महिलाओं ने परचम लहराया है, जिनमें से 2 आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और ये वो चेहरे हैं जो किसी परिचय का मोहताज आज के समय में नहीं है, लेकिन इनकी कामयाबी के पीछे की जो कहानी है वो अलग अलग बैकग्राउंड दिखाती है। इनके अपने स्ट्रगल्स हैं, अपने कुछ यूनिक रास्ते हैं, अपना अलग सफ़र है और इन्हीं की जुबानी हम जानेंगे कि आखिर ये रास्ता, इस सफ़र उन्होंने कैसे तय किया। और एक तरह से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कोइंसिडेंस भी है कि आप तीनों का ही ये 5वां अटेम्प्ट था। जी, तो 5वां अटेम्प्ट था, 4 बार। ऐसा क्या हुआ? क्या उससे सीख मिली या उसे फेलियर के तौर पर देखा? बहुत कुछ समझेंगे। शक्ति, मैं जानती हूँ कि तब से आप इस बात को जवाब देते देते मुझे लग रहा है काफी बार जवाब दिया, लेकिन मेरे दर्शकों के लिए एक बार फिर जी। 4 अटेम्प्ट हो गए थे, 5वां अटेम्प्ट जी। जब रिजल्ट के लिए चेक करने के लिए क्लिक किया, क्या लगा था, क्या सोचा था? पहले तो मुझे मेरा रोल नंबर याद नहीं था, सो मैं सोच रही थी रोल नंबर सर्च करते हैं, देन आई विल जस्ट गो फॉर सर्चिंग इट। तो मैंने अपना रोल नंबर निकालने की कोशिश कर रही थी, तब तक मुझे अपना नाम दिखा। मुझे लगा शायद मैं किसी एक बीच के पेज पे हूँ, बिकॉज आई नेवर, मतलब मुझे नहीं उम्मीद थी कि शायद ये पहला ही पेज है। फिर मैंने स्क्रॉल करके साइड में देखा, वहाँ 1 लिखा हुआ था। उस वक्त मुझे कॉल आया तो कहा गया कि शक्ति कैसा रहा, तो मैंने कहा मेरा नाम रैंक 1 के सामने लिखा है, मुझे लग रहा है ये फेक पीडीएफ है। तो फिर मुझे कहा गया नहीं, आप अपना रोल नंबर क्रॉस वेरीफाई कीजिए। और उससे फिर मुझे फाइनली विश्वास हुआ कि वो मेरा ही नाम था और 5-6 सालों की ये जो मेहनत थी वो फाइनली सक्सेसफुल हो चुकी है। कौन था उस समय आपके आसपास? मैं यहाँ पे एक्चुअली अभी वर्क करती हूँ एक इंस्टीट्यूट के साथ, तो मैं यहाँ अकेले ही रह रही थी पीजी में, गर्ल्स पीजी में। तो मैं अकेले अपने रूम में बंद सुबह से, क्योंकि पता था आज रिजल्ट आने वाला है, सो बहुत डरी हुई थी और बहुत बार ये सोच रही थी क्या हुआ अगर पिछली बार की तरह इस बार भी नाम नहीं हुआ लिस्ट में। तो मैं अकेले ही थी उस वक्त। तो वो जो एक मोमेंट है वो मेरा, वो शायद लाइफ टाइम मेरे साथ रह जाएगा। जिस वक्त कोई नहीं था, अकेली मैं थी, एक मोमेंट पे हार रही थी और दूसरे ही मोमेंट पे मैंने फिर जीत देखी। थोड़ा सा और गहराई में जाइए। क्या आपको जब पता लगा नहीं ये पहला नाम मेरा ही है, क्या आंखों में आंसू आए या खुशी से मुस्कान आई? पहले आपने मम्मी पापा को फ़ोन मिलाया, क्या कुछ हुआ? थोड़ा सा और बताइए। जब मैं कंफर्म हो गई कि वो मेरा ही नाम है, तो एक मोमेंट के लिए तो मैं बिल्कुल शॉक्ड, बिकॉज मुझे मैसेजेस आने लग गए थे कांग्रेट्स करके और AIR1। तो पहले तो मुझे मोमेंट लगा कि खुद को रियलाइज़ करने का कि ये हो गया है। फिर मैं थोड़ी देर वो खुशी के आंसू कहो, सुकून के आंसू कहो, वो थे। फिर मैंने सबसे पहला फ़ोन पापा को मिलाया, तो पापा को मैंने कॉल किया और मैंने कहा पापा रिज़ल्ट आ गया। एंड क्योंकि मेरी आवाज़ कांप रही थी, मैं रो रही थी, तो उन्हें ये लगा कि नहीं हुआ इस बार भी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, रहने दो, होता है, कभी हम हारते हैं, कभी हम जीतते हैं। तब मैंने पापा से कहा पापा नहीं पापा हो गया। तो इसलिए हो गया मतलब, तो मैंने कहा इस बार क्लियर हो गया एग्ज़ाम और रैंक 1 है। तो तब मैंने पापा को बताया था। बिल्कुल जी। तो सोचिए कितना खुशनुमा वो पल रहा होगा शक्ति के लिए, उनके परिवार वालों के लिए, उनके दोस्तों के लिए। मैं शाहमर्गी आपसे समझूं तो जैसे मैंने कहा कि 5वां अटेम्प्ट आपका भी, 4 बार आप लोगों ने देखा कि किस तरह के उतार चढ़ाव देखते हुए आप लोग यहाँ तक पहुँचे। आपका पहला रिएक्शन क्या था? कभी सोचा था कि टॉप 5 में मेरा नाम होगा?
मैम जैसे शक्ति ने कहा, आई लाइक टू से कि फीलिंग सिमिलर ही होती है, एंजाइटी बिल्कुल होती है, जैसे सारे एस्पिरेंट्स को होती है वैसे वैसे ही जो टॉप में आते हैं उनको भी होती है। और मैं बहुत एंग्शियस थी क्योंकि रिजल्ट आने वाला था, वो चल चुका था कि कभी भी आ सकता है अब। तो मैंने मेरे एक क्लोज फ्रेंड को फोन किया कि आप प्लीज आ जाइए, ये एंजाइटी अब मुझसे हैंडल नहीं होगी, बहुत ज्यादा एंजाइटी है। एंड जब एज शक्ति ऑल्सो मेंशन कि जब मैंने पीडीएफ देखी और फर्स्ट पेज पे मेरा नाम देखा तो मुझे लगा ये फेक है, क्योंकि ये नहीं हो सकता। लिस्ट में नाम आना अलग चीज होती है और टॉप 5 में या टॉप 10 में या टॉप 50 में भी आना बहुत बहुत ही अलग चीज होती है। तो वो जब मैंने नाम देखा तो पहले खुशी के बदले रिलीफ था कि ये प्रोसेस अब हमारे लिए अच्छी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल। तो जैसा अभी शामर्गी ने भी कहा कि एक सफलता पाना अलग बात है आदित्य, लेकिन टॉप 10 में जगह बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस बार भी करीब करीब 10 लाख लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया, करीब 5.25 लाख लोग जो प्रीलिम्स के लिए बैठे। उसके बाद हमने देखा किस तरह से वो आंकड़ा 30,000 के अंदर होता हुआ करते करते फिर 2,000 और आखिर में 1,009 लोगों का सिलेक्शन। आपका रिएक्शन क्या था और आपने क्या सोचा था 5वें अटेम्प्ट में? हाँ, मैंने एक्चुअली 3rd और 4th अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू दिया था, तो तब मेरा नहीं हुआ था। 4th अटेम्प्ट में तो मैंने काफ़ी मेहनत की थी, तो जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था 4th अटेम्प्ट में तो मैं काफ़ी रोया था और उसके बाद मैंने उम्मीद छोड़ दी थी और मैंने भगवान से कहा था कि अब जो होगा ठीक है, 5वें अटेम्प्ट में अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला था उस दिन एंग्जाइटी तो हो ही जाती है। मैंने अपने 2 दोस्तों को बुलाया हुआ था, परिवार के साथ सब बैठे थे। मैंने कहा था मैं रिज़ल्ट नहीं देखूंगा, जब रिज़ल्ट आएगा आप ही देखना, बता देना। तो जब रिज़ल्ट आया, दोस्त ने देखा, कोने में जाके देखा, वो चिल्लाने लगा, तो समझ में आ गया था हो तो गया है। लेकिन जब उसने कहा कि AIR 9 आया है तब सब लोग चिल्लाने लगे। लेकिन एक बार वही जैसे इन्होंने कहा कि लगा फेक PDF तो नहीं है, फिर 3-4 और PDF देखा, सही PDF था, रोल नंबर मैच किया, फिर काफ़ी चिल्लाए, काफ़ी खुश हुए, रोए कि चलो ये संघर्ष हमारा अब ख़त्म हुआ है और अब हम बन गए हैं जो हमने सोचा था इतने सालों से बनने के लिए। बिल्कुल। और आपके बारे में अगर मैं कहूँ 5वां अटेम्प्ट आपने कहीं ना कहीं सोच लिया था कि ये आखिरी बार है मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ मन में आया था क्या? नहीं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि मैं 6 अटेम्प्ट अपने पूरे करूँगा, क्योंकि परिवार वालों ने हमेशा साथ दिया है। उन्होंने कहा है कि कभी पीछे मुड़ना ही नहीं है, कभी रुकना ही नहीं है, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, 6 अटेम्प्ट पूरे करो, भगवान ने जो दिया है देंगे, आगे चलते रहेंगे। देश सेवा करनी है, वो एक नहीं तो दूसरे तरीके से करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। शक्ति, वो कौन सा मोमेंट था, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई करना, उसके बाद UPSC के लिए आना, वो कौन सा मोमेंट था जब मन में ये बात आई कि नहीं मुझे UPSC की तैयारी करनी है? अगर मैं अपनी बात करूं तो ये सपना तो पापा का था, क्योंकि पापा पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं यूपी पुलिस के साथ। तो वो सपना बहुत ही बचपन में कभी उन्होंने देखा था, बट नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह हम भी जब 11th-12th में बात आई स्ट्रीम चूज़ करने की, तो मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। तो मैंने बायो की स्ट्रीम चूज़ करी। साथ साथ मैं प्रिपेयर कर रही थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब मैंने एडमिशन लिया स्नातक में। तो उस वक्त तक यही था कि शायद या तो रिसर्च में जाना है या तो मेडिकल फील्ड में जाना है। एंड उसी की तरह मैंने मेहनत की, गोल्ड मेडल भी मैंने हासिल किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। सिमिलरली मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गई। जब मैं वहाँ गई तो हमारा 6 मंथ का डिजर्टेशन वर्क होता है, जहाँ हमें रिसर्च, प्रॉपर एक रिसर्च एटमॉस्फेयर दिया जाता है। जब मैं वो काम कर रही थी एंड उस वक्त ही के टॉपर्स थे कुछ जो न्यूज़ में आए, जिनके बारे में मैंने पढ़ा, तो ये 2 जब इंसिडेंट साथ साथ हुए, वो एक मोमेंट था जब मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत ही क्लोजली पता चला। फिर मैंने रिसर्च शुरू करी कि क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। एंड तब मुझे समझ आया कि अगर मैं साइंस स्ट्रीम में जाती हूँ, डेफिनेटली वो लोग भी देश की सेवा ही कर रहे हैं, उसमें ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट वो एक बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड है जिसमें वो काम कर रहे हैं। और UPSC के थ्रू जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बहुत ही डाइवर्स है। तो तब मैंने मन बनाया कि इस एग्ज़ाम को देकर तो देखेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत से। तो इस तरीके से UPSC का डिसीजन लिया गया था। बिल्कुल। शामर्गी, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते करते आपने भी कहीं ना कहीं UPSC के बारे में सोचा, और कहीं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने बहुत बाद में आके नहीं, कहीं ना कहीं स्कूलिंग जब पूरी हो रही थी उसके बाद ही आपने मन बना लिया था कि मुझे UPSC परीक्षा पास करनी है। क्या सोचा था, क्या कुछ चल रहा था मन में, और कब वो ख्याल आया कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना ही जाना है? मैम एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगी कि मुझे कॉलेज के 2nd ईयर में पता चला कि एग्जामिनेशन, UPSC का एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज का होता क्या है, ऑल्सो सिविल सर्विस एज अ करियर पाथ क्या होता है और इसके अंदर
क्या चीज़ें हम कर सकते हैं एज अ सिविल सर्वेंट। मुझे एक फ्रेंड ने इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाया था एंड उसके बाद जैसे मैम ने कहा कि मैंने अपनी रिसर्च की कि सिविल सर्वेंट बन के क्या क्या किया जा सकता है। एंड कमिंग फ्रॉम एन IT बैकग्राउंड आई अंडरस्टैंड कि वो एक बूम अभी चल रहा है जहाँ पे IT बहुत डेवलप कर रहा है, लेकिन जैसे स्पेसिफिकली मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ जब अगर मैं IT में होती एज अ सिविल सर्वेंट में बहुत चीज़ों में मैं बहुत सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ और बहुत लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट इम्पैक्ट लाने की मेरी कोशिश भी रह सकती है और मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे मिल सकती है। तो जब मुझे ये समझ में आया कि ये जो डाइवर्सिटी है वो कितनी हद तक सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकती है, तब वो मेरा मोटिवेशन बना टू परस्यू सिविल सर्विसेज एज अ करियर। बिल्कुल। और आदित्य, आपके बारे में बात करें तो आपने तो शायद 4 सरकारी नौकरी छोड़ी हैं। 1 महीने पहले ही आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरीट का रिजल्ट आया था, वो आपने पास किया। तो आपके जर्नी में क्या कुछ चल रहा था और कब डिसाइड किया आपने कि नहीं मुझे कॉर्पोरेट जगत भी छोड़ना है, ये सारी सरकारी नौकरी छोड़नी है, UPSC जाना है? जी, तो कॉलेज के बाद मेरा प्लेसमेंट टाटा मोटर्स में हो गया था। तो मैं वहाँ जॉब कर रहा था पंतनगर में, जहाँ पर हम छोटे ट्रक्स बनाते थे। तो मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन वहाँ उतना नहीं मिल रहा था। तब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई UPSC की। जब मैंने इसके बारे में जाना तो मैंने देखा कि ऐसी फील्ड है जिसमें जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। मैंने कुछ इंटरेक्शन किया अपने सीनियर्स के साथ, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फील्ड्स में काम करने को मौका मिलेगा, ज़मीनी स्तर पर काम करने को मौका मिलेगा। तब इसकी तरफ मैंने रुख किया। फिर 2 अटैम्प्ट देने के बाद जब मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा था, तब थोड़ा सा हताश हुआ, थोड़ा नाराज़ हुआ कि शायद मैंने गलती कर दी है वो जॉब छोड़ के। तो मैंने सोचा कि मुझे अब दूसरे एग्ज़ाम्स भी देने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एक बार अपनी फील्ड छोड़ देते हैं, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, तो फील्ड वापस से जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप एक लंबा गैप ले लेते हैं। तब मैंने सभी एग्ज़ाम जितने भी मुझे दिखे मैंने सब देने स्टार्ट किए, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, हमारी रीजनिंग मैथ्स थोड़ी अच्छी होती है। और GS में क्योंकि UPSC की तैयारी कर रहा था, तब मुझे बैंकिंग की जॉब मिली, PNB में PO की जॉब मिली, अभी जैसे आपने कहा ASO की जॉब मिली है मुझे फ़िलहाल। तो बट मैंने उन्हें ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि हमेशा से सच्चा प्यार तो यही था कि एक UPSC क्लियर करके और ग्रुप ए सर्विसेज में आना है, और वहाँ पे मुझे एक बहुत ही बड़ा एरिया मिलेगा काम करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा उनको रोक के रखता था जॉब्स को, मैं एक्सटेंशन मांगता था किसी तरीके से कि मिल जाए। फिर वो नहीं मिल पाती थी तो मुझे छोड़नी पड़ती थी वो जॉब बिना ज्वाइन किए। बट एंड में हो गया मेरा। हो सकता था मैं शायद ASO इस बार ज्वाइन कर लेता, बट इट्स ऑल गुड। अब मैं खुश हूँ काफ़ी। बिल्कुल। तो सफ़र अभी और रौनक भरा है और बहुत कुछ करना है आगे। शक्ति, आप लोग की जो जर्नी रही 5 अटेम्प्ट की, जब मैं बात करूँ, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे तमाम लोग, तमाम एस्पिरेंट्स सीख सकते हैं। मैं शुरुआत से शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि जब कोई भी छात्र एस्पिरेंट ये डिसाइड करता है कि मुझे UPSC की तैयारी करनी है, हर एक के आगे ना बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। ये सिलेबस है, कैसे शुरू करना है, क्या करना है, कंटेंट इतना है इंटरनेट पे भी और बातचीत में भी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के सामने आती हैं। शुरुआत कैसे हुई थी? क्या वो कन्फ्यूजन आपके मन में भी था? मेरी जर्नी आई थिंक अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पता है। 5वां अटैम्प्ट था ये मेरा। पहले 3 अटैम्प्ट्स में मैंने प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाई मैं। तो ये जो आप बात कर रहे हो कन्फ्यूजन की, वो मैंने फेस किया फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स में। और मैं एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस करना चाहूँगी कि UPSC एक बहुत ही वास्ट एग्जाम है। जब तक आप अपना होमवर्क नहीं कर लेते, यू शुड नेवर एंटर दिस फील्ड। मेरी गलती यही थी, मैंने बस सुना बिना किसी प्रॉपर रिसर्च के कि क्या होता है, क्या इसमें मेहनत लगेगी कितनी, क्या करना चाहिए, क्या बेसिक्स हैं। मैं जस्ट एंटर कर गई इस फील्ड में। और ये रीज़न था कि एग्ज़ाम को फिगर आउट करने में ही कि भाई प्रीलिम्स स्टेज में क्या रिक्वायरमेंट है, मेंस में कैसे पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है, बिकॉज आपका प्रीलिम्स MCQ टाइप है, मेंस आपका सब्जेक्टिव है। तो ये किस तरीके से यू नीड टू चेंज, यू नीड टू स्विच, अब ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। ऑप्शनल की क्या इंपॉर्टेंस होती है मेंस में, तो वो सारी चीज़ों को मैं फिगर आउट करते ही, क्योंकि तब मैं जॉब भी कर रही थी, तो पहले 2 अटैम्प्ट्स मैं नहीं क्लियर कर पाई प्रीलिम्स। तब मैंने डिसाइड किया और मुझे समझ आया कि UPSC एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको फुल फोकस प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, बिकॉज जैसे आपने मेंशन किया सिलेबस बहुत ही वाइड है, इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं और वो डाइवर्सिटी जो है दैट डिमांड्स कि भाई आप हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दे पाओ। तो इन सब चीज़ों को मैं समझने के लिए फिर वो था वो मेरा 3rd अटैम्प्ट, जब मैंने प्रॉपर ब्रेक लेके फुल प्रिपरेशन के साथ ऑप्शनल चूज़ करके मेंस और प्रीलिम्स की डिफरेंसेस को समझ के तब दिया। बट
उस ईयर मैं 1 मार्क्स से प्रीलिम्स फेल कर गई थी। बट मैं ये एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया ना कि जब आप तैयारी के साथ फेल होते हो ना, तब आपके पास ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी होती है कि आप समझ पाते हो गलतियाँ कहाँ हुई। जब बिना प्रिपरेशन के जाओगे तो आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि मेरी गलती हुई कहाँ। तो थर्ड अटेम्प्ट में फिर मैंने वो चीज़ें नोट डाउन करी, वो जो शॉर्टकमिंग्स रह गई थी, एंड दैट्स हाउ फिर मैं 4th अटेम्प्ट में आई एंड थिंग्स वेंट ऑन स्मूथली। बिल्कुल। और लास्ट अटेम्प्ट की भी बात करें तो महज 12 मार्क्स जी। से शक्ति का सिलेक्शन होने से रह गया था। और कहीं ना कहीं आपके भाई ने भी ये बात कही थी कि शक्ति बिल्कुल भी मन छोटा मत करो, रैंक 1 तुम्हारा इंतजार कर रही है। बिल्कुल ये बात हुई थी और वो सच भी साबित हुई। तो भाई का क्या रिएक्शन था? मैं अभी बताती हूँ कि लास्ट ईयर का जो टाइम था, ये अप्रैल का ही महीना था, 16 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था। और वो एक टाइम जब आप नाम सर्च कर रहे हो PDF में, वो दिखाता है नो रिजल्ट्स फाउंड, वो आई थिंक बहुत एस्पिरेंट्स इससे रिलेट कर पाएंगे। दैट वाज एक बहुत ही लो फेज होता है वो, क्योंकि जब इंटरव्यू तक आप जाते हो ना, आपके अंदर एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, दैट मी भी ऐसा, तो वैसा हुआ। बट ये था कि जब रिज़ल्ट आया और मैं बिल्कुल ही हताश कि नहीं देना, अब रोकते हैं, अब UPSC हो गया, अब मुझे दूसरे स्ट्रीम में जाना है, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इस एज पे एक रिक्वायरमेंट है अपने लिए। तो मैंने ये सोचा था, तब पापा और भाई थे साथ में, मम्मी पापा, मतलब सबका ही साथ रहा है, सिबलिंग्स का। तो भाई ने कहा था कि यू हैव वर्क 4 साल, आपने बड़ी मेहनत करी है, आपने दिया, इस बार सिर्फ 12 नंबर से रह गया है। मीन्स ये सोचना है कि भगवान ने कुछ बड़ा सोच के रखा होगा, तो भगवान ने शायद तुम्हारे लिए रैंक 1 बचा के रखी है, तो तुम बस एक क्लास ट्राई कर लो, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं बोलेगा करने को। एंड आई एम थैंकफुल कि मैंने वो चांस लिया और आई वेंट अहेड। तो हाँ, इसी तरीके से, और वो बात सच भी साबित हुई है। शाह मर्गी, अगर मैं आपकी बात करूं, थोड़ा सा जो आपके 5 अटेम्प्ट्स रहे, शुरुआत कैसे हुई? जैसे आपने बोला कि सेकेंड ईयर कॉलेज में आपने जानना शुरू किया, समझना शुरू किया, लेकिन जब तैयारी की बात आई तो आपको लगता है क्या कि पहले ही अटेम्प्ट से बहुत सारी चीज़ें क्लियर थी, या आपके मन में भी कन्फ्यूजन था कहीं ना कहीं? मैम, आई थिंक यही बहुत बड़ा मेजर फैक्टर रहता है कि कोई इंसान 5 अटेम्प्ट तक पहुंचता है। जब पहले उसके इनिशियल अटेम्प्ट्स थोड़े से कंफ्यूजन में चले जाते हैं। मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया कॉलेज के तुरंत बाद, अगस्त 2020 में मैंने कॉलेज का फाइनल एग्जामिनेशन दिया, और क्योंकि कोविड तब हिट किया था तो डेट एक्सटेंड हो गई थी प्रीलिम्स की, एंड इट वेंट ऑन इन अक्टूबर 2020। तब मैंने मेरा पहला प्रीलिम्स दे दिया विदाउट थिंकिंग कि पहला अटेम्प्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी एस्पिरेंट की जर्नी में। और जब अगर पहला अटेम्प्ट आपका सक्सेसफुली, मतलब अच्छी तैयारी के साथ, अच्छी क्लैरिटी के साथ हो और एक कंफ्यूजन में हो, उन दोनों में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है। तो मेरे इनिशियल दोनों अटेम्प्ट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, रिसोर्सेज के रिलेटेड, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कैसे अलग होती है उसके रिलेटेड। तो जब मैं थर्ड अटेम्प्ट में पहुंची, विच वॉज इन 2022, पहले 2 अटेम्प्ट्स में मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी। 22 में क्योंकि मैंने प्रीलिम्स पे इतना ज्यादा फोकस कर लिया था कि मुझे समझ में आया कि प्रीलिम्स में मेरी क्या शॉर्टकमिंग्स है, वो मैंने नोट डाउन की, लेकिन मेंस के लिए क्या चाहिए वो मैं उन 3 महीनों में फिगर आउट कर रही थी, बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। तो उसकी वजह से वो समय बहुत कम होता है जहां आप फिगर आउट नहीं कर सकते, जहां आपको सिर्फ मेंस के लिए तैयारी करनी है। तो वो तैयारी मैं इतनी अच्छे से नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मेरा मेंस उस साल क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद 2023 में मुझे समझ आया कि मेंस की तैयारी प्रीलिम्स से पहले काफी हद तक हो जानी चाहिए। तो तब 2023 में मैं मेंस क्लियर कर पाई और मैं पर्सनालिटी स्टेज तक पहुंच पाई। लेकिन क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही इंसान चुप हो जाता है, और स्पेशली जब आपका चौथा अटेम्प्ट हो तो सोशल सर्कल कहीं ना कहीं डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि आप अपनी तैयारी में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपकी तैयारी आपका इतना समय ले लेती है कि आपको सोशली कोई और चीज करने का समय मिलता नहीं है। तो आपकी जो बोलने की प्रैक्टिस है, जो इंटरेक्शन होता है आपका सोशली, वो बहुत कम हो जाता है, और इंटरव्यू में एग्जैक्टली वही चाहिए। तो वो क्योंकि कल्टिवेट नहीं हो पाया था, उसकी वजह से मेरे 4th अटेम्प्ट में मैंने 18 मार्क्स के मार्जिन से फाइनल लिस्ट मिस कर दी थी। और फिर एक एक करके हर एक स्टेज की शॉर्टकमिंग्स हर एक नेक्स्ट अटेम्प्ट में इम्प्रूव करके फाइनली इस साल 5th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल। और अगर आदित्य आपकी बात करें, क्या ये कन्फ्यूजन वाली बात जो मैं कह रही हूँ, जो ज़्यादातर लोग होती है, स्टार्टिंग में आपके सामने भी ऐसा कुछ था? हाँ, ऐसा हुआ था शुरू के 2 अटेम्प्ट्स में, क्योंकि मैंने गाइडेंस भी ज़्यादा नहीं ली थी। मैंने सोचा था कि जैसे हमारे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स होते थे, IIT NITs के होते थे, तो मैं भी उसी तरीके से खुद से पढ़ के कर दूंगा। बट गाइडेंस की कमी की वजह से मेरे पहले 2 अटेम्प्ट्स नहीं हो पाए, फिर थोड़ी गाइडेंस मिलने लगी। थर्ड अटेम्प्ट में जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरा एक पीयर ग्रुप काफ़ी अच्छा बना, जहाँ पर
मेरे साथ में इंटरव्यू कुछ दे रहे थे मेरी सिटी से, बाद में उनका सिलेक्शन हो गया मेरे से पहले, तब उन्होंने मुझे गाइडेंस देना स्टार्ट किया। आज के टाइम पे वो IAS हैं। फिर गाइडेंस अच्छे से मिली, कुछ चीज़ें समझ में आई कैसे दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, प्रीलिम्स की और मेंस की प्रिपरेशन को। इंटरव्यू में हेल्प मिली, तो फिर उस वजह से फिर मैं 5th अटैम्प्ट तक अपना क्लियर हो गया था। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी बहुत सारी बातें क्योंकि जाननी है। आपने बताया कि किस तरह का कन्फ्यूजन था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर करके अगर आगे बढ़ें तो एस्पिरेंट्स को फ़ायदा हो सकता है। सबसे बड़ी बात आती है रूटीन को लेकर। लोग ये नहीं समझ पाते रूटीन कैसे करना है। कई बार बात आती है कि 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, घंटों में जोड़ दिया जाता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दिमाग में रख कर तैयारी को शुरू करना है आपके हिसाब से? अगर आर्ट्स की बात करें, मुझे नहीं लगता आर्ट्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वालिटी स्टडी टाइम। ठीक है, तो मैंने कभी ऐसा नहीं रूटीन रखा कि इतने बजे उठना है या इतने बजे सो जाना है। मेरा ये एक चीज़ होती थी कि लाइक एक दिन में मुझे 4 चीज़ें करनी है। पहला है करंट अफेयर्स, जिसके लिए मैं न्यूज़पेपर फॉलो करती थी। सेकेंड है GS पढ़ना है, वो मेंस और प्रीलिम्स ओरिएंटेड। थर्ड ऑप्शन ऑप्शनल का एक स्लॉट होता था जिसमें मुझे अपना ऑप्शनल करना है। और फोर्थ स्लॉट मैंने हमेशा से प्रैक्टिस कर रखा है। अगर प्रीलिम्स आ रहा है तो उस वक्त मैं MCQ सॉल्व कर रही हूँ, मेंस आ रहा है तो उस वक्त मैं उस दौरान मैं आंसर राइटिंग करती थी। तो ये 4 चीज़ें बैलेंस थी जो एक दिन में प्रॉपर होनी चाहिए थी। कभी 8 घंटे पढ़ाई हुई है, कभी 10 घंटे पढ़ाई हुई है, एग्जाम के पास तो 12 घंटे भी मैंने पढ़ाई करी है। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने 3 घंटे पढ़ाई करी है। क्योंकि UPSC की जो ये जर्नी है, इनिशियली आप बहुत एंथुजियास्टिक होते हो जब आप आते हो इस प्रिपरेशन में, तो उस वक्त आपके पास इतनी स्टैमिना एनर्जी भी होती है कि आप पढ़ ले जा रहे हो। अभी जब 5th अटेम्प्ट तक आप आते हो, एक तो पहली बात जो वो बैकग्राउंड नॉलेज है वो आपके पास ऑलरेडी है, आपको बस कुछ बेसिक चीज़ों पे यू हैव टू वर्क। तो वहाँ पे धीरे धीरे टाइम इट हैज़ लाइक रिड्यूस्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो है ब्रेक्स। आई थिंक बच्चों को ये लगता है कि घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ना होता है। हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना केपेबल नहीं है कि हम इतना ओवरफ्लड कर लें। सो हर 15-20 दिन पे मैं हाफ डे का ब्रेक रखती थी कि जैसे आज सिर्फ 4 घंटे पढ़ना है, रिमेनिंग 4-5 घंटे मैं अपने लिए फ्री रखूँगी। सो ये एक प्रॉपर बैलेंस और मिक्स्ड था एक प्लान जो मैंने फॉलो किया। बिल्कुल। श्यामर जी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है? अगर रूटीन को लेकर बात करें तो उसमें आपके लिए क्या बड़ी बातें रही, क्या इंपॉर्टेंट रहा जिस पर आपने ध्यान दिया? मैम, इनिशियल अटेम्प्ट में जैसे मैंने 8 से 10 घंटे डेडिकेट करने चाहे, नॉट बिकॉज कि 8 से 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ना ही चाहिए, पर क्योंकि नॉलेज इतना ज़्यादा है कि, और उस समय बिल्कुल नॉलेज नहीं होता, तो जब स्क्रैच से आप कोई चीज़ शुरू कर रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा वो चीज़ अंडरस्टैंड करने में, समझने में, उसे एनालाइज करने में कि उसका महत्व कितना है और कितना नहीं। तो शुरू में 2020 और 2021 में मेरे रूटीन में जनरली प्रीलिम्स पे फोकस ज़्यादा रहता था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेंस का मुझे इतना अच्छा आइडिया नहीं था कि कैसे क्या पेपर्स को आंसर राइटिंग कितनी अच्छे से, कितना टाइम देना चाहिए उसे, तो वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा फिगर आउट नहीं कर पाई थी। इसलिए पहले 2 अटेम्प्ट्स में मुझे 8 से 10 घंटे मैं ट्राई करती थी कि मैं कर पाऊँ। उसके बाद धीरे धीरे समय पढ़ने से आंसर राइटिंग पे शिफ्ट होने लगा, और उसके बाद इंटरव्यू के समय पे वो डिस्कशंस में शिफ्ट होने लगा। तो UPSC की जर्नी के साथ जो मेरा समय बीता था वो काफ़ी था, लेकिन जो एक्टिविटीज़ थी वो पहले प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से, आंसर राइटिंग करने से, फिर डिस्कशंस में तब्दील हो गई। और दूसरी चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जब भी हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं या ऐसा बताते हैं कि 8 से 10 घंटे पढ़ा, उसका मतलब ये नहीं होता कि 365 दिन हम 8 से 10 घंटे पढ़ पाते थे। बहुत सारे बैड डेज होते हैं, बहुत सारे दिन होते हैं जब आपका बिल्कुल मन नहीं करता, कि आप पढ़ना चाहते हैं, आप गिव अप भी करना चाहते हैं कभी कभी, और ये सोच लेते हैं कि इतनी मेहनत क्यों, क्या ये सफलता जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझे मिलेगी इतनी मेहनत के बाद भी। तो ऐसे बैड डेज काफ़ी होते हैं, और मेरे साथ भी वो बहुत थे, लेकिन बस मैं यही कोशिश करती थी कि वो जितना समय है उसे मैं कम कर पाऊँ, खुद को रेजुविनेट करूं, चाहे किसी दोस्तों से बात कर लूं, फैमिली के साथ कहीं बाहर चली जाऊं, अपने मेंटोर से कुछ गाइडेंस ले लूं, और उसके बाद फिर से मैं पढ़ाई अपनी शुरू कर पाऊं और अपने टारगेट्स जो मैंने सेट किए हैं उसे अचीव करूं। बिल्कुल। और आदित्य, आपकी रूटीन की अगर बात करें, स्ट्रैटेजी की बात करें, कैसे आपने बांटा समय को? रूटीन मेरा यही था, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी टाटा मोटर्स में, तो मैंने ये सोचा था कि मैं जॉब छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं बस एक नई जॉब ले रहा हूँ, वो है पढ़ने की। तो मैं उसको उसी रूटीन की तरह रखता था कि मैं अपना 8 साढ़े 8 के आसपास लाइब्रेरी पहुँच जाना है, और शाम तक जैसे हम जॉब करते हैं कि 9 to 5 वाली जॉब है, उसी तरीके से मैं भी शाम को 6-7 बजे तक लाइब्रेरी में बैठता था। बीच में एक लंच ब्रेक ले लिया, मॉर्निंग में एक थोड़ा सा टी ब्रेक ले लिया, इवनिंग टी ब्रेक ले लिया, थोड़ा बीच में दोस्तों से बात कर ली, और अपना रूटीन के साथ पढ़ते रहे। तो यही मेरा रूटीन रहता था कि 8 से 9 घंटे अब दिन में निकाल लेंगे। और वही जैसा बताया शक्ति जी ने भी
कि हम पढ़ते रहते, जैसे प्रीलिम्स आए तो प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस किया, मेंस आए तो आंसर राइटिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया, इंटरव्यू आया तो इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने लगे। तो यही मेरा रूटीन रहा है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है कोचिंग को लेकर। बहुत सारे लोग हैं जो कोचिंग नहीं करना चाहते, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उसके पीछे कारण भी बहुत से होते हैं। कोचिंग कितनी ज़रूरी है, या सेल्फ स्टडी सेल्फ प्रिपरेशन से ही यूपीएससी का सपना साकार किया जा सकता है? ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा था कि मैं नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आती हूँ, ऐसे किसी इंसान के साथ मैं टच में भी नहीं थी जिसने कभी प्रिपरेशन करी हो या दिया हो, तो मेरे लिए टोटली न्यू फील्ड था। तो मुझे लगा कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है और इसलिए मैंने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करा था। बात अगर मैं कहूँ कि ज़रूरी है या नहीं, तो वही अब ये डिपेंड करता है। अगर आपका बैकग्राउंड है सब्जेक्ट में तो आई थिंक सेल्फ स्टडी से भी हो जाता है। अगर आपको कोई गाइडेंस देने वाला है, थोड़ी बहुत अगर कहीं आप फंस रहे हो, आपको कोई समझाने वाला है, तो आई थिंक इस केस में बिना कोचिंग के भी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। स्पेसिफिकली कोविड के बाद अगर देखा जाए, बहुत से फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब वगैरह पे, जहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो फ्रीली पढ़ा रहे हैं। बट फिर अब वहाँ पे एक इशू आ जाता है क्रेडिबिलिटी का, बिकॉज चैनल्स कैसे हैं, क्या जो पढ़ा रहे हैं उनके पास वो रिक्वायर्ड नॉलेज है या नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। येट आई से अगर डिटर्मिनेशन है तो इवन सेल्फ स्टडी वुड हेल्प यू। बट अगर आप थोड़े से भी कन्फ्यूज हो, तो मैं कहती हूँ कि अगर आप कन्फ्यूज हो, आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप मेंटरशिप भी अवेल कर सकते हो। आप अगर चाहो तो किसी कोर्स में एनरोल कर सकते हो। आपने क्योंकि बोला ह्यूमैनिटीज़ आपने सेलेक्ट किया, और तीनों ने ही ह्यूमैनिटीज़ सेलेक्ट किया, जबकि तीनों ही कहीं ना कहीं साइंस बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं। इसको लेकर भी क्या कुछ मिथ्स हैं जो आप तोड़ना चाहोगे, या कुछ बातें हैं जो सच में सही हैं? क्या ह्यूमैनिटीज़ लेकर लोग ज़्यादा आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? क्या ऐसी बातें हैं जो आप बताना चाहोगे इसे लेकर? मैं तो ये कहूँगी कि यूपीएससी एक ऐसा फील्ड है जो इतना बैलेंस्ड है। यहाँ पे आप कभी नहीं कह सकते हो किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रीम का फोटे है। ह्यूमैनिटीज़ है, इक्वली बैलेंस्ड है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सीसैट में इक्वली आपका रीजनिंग, क्वांट एप्टीट्यूड भी चेक हो रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से एग्जाम को रखा गया है। मैंने जो साइंस से ह्यूमैनिटीज़ का स्विच था, वो इसीलिए इनिशियली मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। बट अगर बात करें लाइक ऑप्शनल में भी मैंने ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट ही लिया। इसके भी कुछ अपने कारण थे। फर्स्ट, आई थिंक ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ आप मैक्सिमम टाइम अपना प्रिपरेशन का स्पेंड करते हो। तो ज़रूरी है कि वो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है। तो मैंने इनिशियली तो सोचा था कि कोई बायो स्ट्रीम से रिलेटेड हो तो ऐसा कोई ऑप्शन मैं लूँगी, बट उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आया। मे बी ये था कि मैंने पिछले 5-10 सालों में इतना साइंस पढ़ लिया था। गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद आपने उसको चेंज करा ऑप्शनल सब्जेक्ट को? जी, बिकॉज एक्चुअली जो प्रॉपर लाइफ साइंस का सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, वो यहाँ नहीं था ऑप्शनल के लिए। एंथ्रोपोलॉजी था जिसके कुछ यूनिट्स थे, बट बाकी इनिशियली जब मैंने देखा तो उतना मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा। बट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, मैं आज भी कहती हूँ कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने मुझे लास्ट अटैम्प्ट में आई थिंक लिस्ट के बाहर रखा, और ये इस अटैम्प्ट में आई थिंक वही सब्जेक्ट है जो मुझे आगे लेकर गया। बिकॉज द थिंग इज़ कि मैंने इतना इंटरेस्टिंग था कि मैं इफ़ आज क्या पूरा दिन PSIR पढ़ो, मैं पूरे दिन पढ़ सकती हूँ। तो इंटरेस्ट एक फैक्टर होता है दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। तो वो एक ज़रूरी चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शन ऑप्ट किया था। ठीक है श्यामर्गी, आपके अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट को लेकर डिसीजन लेना कितना आसान या मुश्किल रहा आपके लिए? मैम थोड़ा सा मैं कहूँगी मेरे लिए आसान था, क्योंकि जो मेरी फील्ड थी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो वो लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में अवेलेबल नहीं था। सेकेंडली तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स तो वहीं पे मेरे लिए ऑप्शन नहीं था कि मैं ले सकती हूँ। दूसरी चीज, ह्यूमैनिटीज में सोशियोलॉजी ने मुझे बहुत इंटरेस्ट किया, क्योंकि उसके जो मैंने कॉन्सेप्ट्स जब थोड़े थोड़े NCERT से पढ़े, तो मुझे लगा इसे जब मैं डेप्थ में पढ़ूंगी तो मैं मेरी आसपास की सोशल रियलिटी में भी इसे ऑब्जर्व कर पाऊंगी, और ये जो इंटर रिलेशन है वो ईजियर बनाता है आपकी स्टडी को। दूसरी चीज, जैसा शक्ति जी ने कहा कि आप ऑप्शनल के साथ बहुत समय बिताते हैं, और जब मैंने सोशियोलॉजी की थोड़ी सी NCERT और थोड़ी सी बुक्स पढ़नी शुरू की, तब मुझे समझ आया कि ये सब्जेक्ट बहुत एंगेजिंग है और इसे रियलिटी से इंटररिलेट करना बहुत आसान होता है एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ लें। और तीसरी चीज कि रिसोर्सेज इसके बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। तो जब भी तैयारी करने की बात आती है ऑप्शनल की, तो उसके अच्छे रिसोर्सेज होना वो एक एज देता है आपको आपकी प्रिपरेशन में। एंड फाइनली अपने आप को मुझे लगा कि मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊंगी अगर मैं ये सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी को ऑप्ट करती हूँ। एंड टेक्निकल कॉम्प्लीमेंटेड विद सोशल एप्टीट्यूड आई थिंक विल मेक अ ग्रेट कॉम्बो, सो दैट इज व्हाई मैंने सोशियोलॉजी चूज की। ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजी चूज करने के पीछे क्या वजह रही आदित्य? मेरा पहले नहीं था कि मैं एंथ्रोपोलॉजी लूँ। मैंने पहले अपना जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियर की तरफ देखा।
बट 1 महीने पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि जो 4 साल में मैंने पढ़ा है पिछले कॉलेज में, मुझे उतना अच्छे से नहीं आता और मैं वो नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने मैथमेटिक्स की तरफ रुख किया, क्योंकि 11th-12th में काफ़ी अच्छा मैथमेटिक्स हमने पढ़ा था। बट 1 महीने बाद वो भी पता चला कि मैथमेटिक्स भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो काफ़ी ग्रेजुएशन लेवल का मैथमेटिक्स पूछ रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी फिर मैंने जब देखा तो सिलेबस इंटरेस्टिंग लगा, और एंथ्रोपोलॉजी में कहते हैं कि ये सब्जेक्ट वो है जो मोस्ट साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा साइंस की तरफ भी ओरिएंटेड है और कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटीज़ की तरफ भी ओरिएंटेड है। तो नेचुरली क्योंकि साइंस बैकग्राउंड है मेरा, तो थोड़ा सा इस तरफ मेरा रुख बना। और जब पढ़ने लगा तो जब पता चला कि मानव ज्ञान के बारे में है, मानव से जुड़ा हर पहलू इसमें इंक्लूड है, चाहे वो उसका बायोलॉजी हो, चाहे वो उसका सोसाइटी हो, चाहे हमारे ट्राइबल्स हों, या फिर चाहे हमारा इवोल्यूशन हो कि कैसे मानव इवॉल्व हुआ है पुराने से लेके आज तक। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और फिर जब पढ़ने लगा तो अच्छा लगा, और फिर आज यहाँ पर हूँ मैं। यानी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है बड़ा फैक्टर तीनों ही केसेस में जो हम सुन पा रहे हैं रहा है। शक्ति, इसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे आपने कोचिंग को लेकर बात की थी कि ठीक है, जिन्हें लगता है ज़रूरत है उनको ज़रूर करनी चाहिए। एक मौका ऐसा आया था जो मैं देख पा रही हूँ, आपका मॉक इंटरव्यू था, और जो पैनलिस्ट थे उन्होंने ये कहा था कि ऐसा कैंडिडेट हमने अब तक नहीं देखा, और आपकी आंखों में आंसू भी आए थे उस समय। वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप बताएंगे, और क्या उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा था या क्या चल रहा था मन में? जी हाँ, वो एक टाइम था जब लास्ट ईयर का फेलियर रहा है मेरे साथ। मैंने देखे हैं बहुत सारे फेलियर्स। तो जब आप ऐसे इस प्रिपरेशन में क्या होता है ना कि आप प्रॉपरली अलोन हो जाते हो, लाइक यू आर इन अ क्लोज सर्कल, आपके पास बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनसे आप इंटरैक्ट कर रहे हो। एंड दैट इज़ वाई क्या हुआ कि जब मैं वहाँ पहुँची और वहाँ मुझे जब पहली बार अप्रिसिएशन मिला ना, लाइक वी हैव नॉट सीन अ कैंडिडेट लाइक यू, तो वो एक ऐसे ना, वो एक होप उसको कह सकते हैं, वो एक उम्मीद कि शायद ओके मुझसे हो सकता है ये, क्योंकि तब तक तो ये सपना था, आज ये रियलिटी है जिसे मैं जी रही हूँ। बट अब भी मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है हाँ, अभी जस्ट 20 सेकंड के पहले तक ये मेरे लिए सपना ही था। जब उन्होंने मुझसे ऐसा कहा तो वो इमोशंस जो थे इतने साल के कि ओके आई वांटेड टू हियर दिस, कि कोई तो मुझे ये बोले, पेरेंट्स के अलावा कोई बाहर से वैलिडेशन मिला नहीं, तो एक वो था। बाहर निकली तो जी हाँ, उसने कॉन्फिडेंस तो प्रॉपर बूस्ट किया था कि चलो ठीक है, मीन्स मैं प्रेजेंटेबल हूँ, नॉलेज प्रॉपर है, बैलेंस्ड आंसर्स हैं, तो जो इंटरव्यू में रिक्वायरमेंट है वो शायद मैं मीट कर पाऊँ। तो वो एक थोड़ा सा गेम चेंजिंग प्लस इमोशनल मोमेंट रहा था इन माई जर्नी। बिल्कुल। और शक्ति, इसके बाद मैं चाहूँगी अगर आप थोड़े से और टिप्स दे पाएँ, जो भी ये 5 अटेम्प्ट की जर्नी रही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है? अगर आई थिंक इस एग्ज़ाम में क्या करना है ये सब बता रहे हैं, क्या नहीं करना है कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ जो मुझसे गलती हुई कि सिलेबस को बिना समझे प्रॉपर्ली आई स्टेप्ड इनटू द प्रिपरेशन, तो ये गलती तो नहीं करनी है। पहले सिलेबस उठाएं, मेंस का बहुत ही डिटेल सिलेबस यूपीएससी ने दिया है, हमें ये देखना चाहिए। उससे ये पता चलता है क्या पढ़ना है। अब आता है सवाल कितना पढ़ना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स एक टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स पे एक बुक भी हो सकती है, आप एक आर्टिकल पे एक बुक लिख सकते हैं। तो हमें कितना रिक्वायरमेंट है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। तो सिलेबस बताता है क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं कितना पढ़ना है, कितना रिक्वायरमेंट है। ये 2 चीज़ों के बाद तीसरी चीज़ आती है बेसिक्स, एंड बेसिक्स के लिए आई थिंक एनसीईआरटी से बेहतर कुछ नहीं है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि 6 से 12 की सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, कुछ स्पेसिफिक कुछ बेसिक्स हैं जिनको आपको रेफर करना है, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स। क्योंकि आई थिंक एक मुझसे जो गलती हुई कि वो मैं बहुत सोर्सेज को रेफर करती थी। अब जिस सब्जेक्ट से डर लग रहा है, जैसे हिस्ट्री वीक है तो हिस्ट्री के लिए मैंने कम से कम 10 किताबें पढ़ ली हैं। आप उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे, आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो अल्टीमेटली उस नॉलेज का कोई यूज़ नहीं है। तो ये भी मैं कहूँगी कि बहुत ही मिनिमम बुक लिस्ट रखो। आई थिंक पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिपीटेड रिविजन स्लॉट, कि हर 10 दिन बाद, 10 दिन नहीं तो 20 दिन बाद मैं 1-2 दिन का स्लॉट, कि पिछले 20 दिन में जो पढ़ा उसको मैं रिवाइज करके उस पर एक टेस्ट सॉल्व करके और तब मैं आगे बढ़ूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगती हैं रिक्वायर्ड हैं इस फील्ड में। ठीक है शाह मर्गे, आप अपनी तरफ से क्या बताएंगी? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या करना है एस्पिरेंट्स को और क्या नहीं करना है? मैम, क्या करना है के लिए मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी कि जब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तब आपको अपनी वैल्यू रिजल्ट्स के साथ नहीं जोड़नी। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है या आपने जो सोचा था वो नहीं आ रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो एफर्ट्स हैं या आपकी जो हार्डवर्क है वो वेस्ट हुआ है। वो वेस्ट नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, और बस आपका रिजल्ट आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी रिजल्ट आपका अच्छा ना आए तो आपके पोटेंशियल पे शक ना करें। जो डोंट्स है वो मैं बताना चाहूंगी कि स्टैटिक को इग्नोर ना करें,
क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा है और बहुत विविधता है उसके रिसोर्सेज की। तो जब भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो देखते हैं कि बहुत सारी जगहों से बहुत सारा मटेरियल है, उनको लगता है कि हमारा ये रह गया वो रह गया, और उस फोमो में वो बहुत सारे रिसोर्सेज देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर एक एक बार एक एक रिसोर्स को करना एग्जाम में मदद नहीं करता। तो मुझे लगता है कि 1 या 2 रिसोर्सेज जो भी आप डिसाइड करें उस पर अडिग रहें और उस पर भरोसा रखें। तीसरी चीज, बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपनी खुद की नोट्स बनाते हैं। तो जब आप अपनी खुद की नोट्स बनाते हैं, आपने कुछ सोच के, आपने अपना मन लगा के, चिंतन करके ये नोट्स बनाई है कि आपके लिए क्या जरूरी है। तो अपनी नोट्स पे भरोसा रखें कि आपने अच्छी ही नोट्स बनाई है। लास्ट मोमेंट पे किसी और की नोट्स, किसी और का मटेरियल रेफर करने की कोशिश ना करें। और फाइनली मैं कहना चाहूंगी कि जब भी जिस भी एग्जाम में आप जाएं, चाहे वो प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू, कोई भी स्टेज हो, अपना कॉन्फिडेंस और अपना काम डिमीनर लेके जाएं, क्योंकि वो एक गेम चेंजर बन सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने 3rd, 4th, 5th अटेम्प्ट में है। मैं समझ सकती हूँ कि प्रेशर बिल्ड हो जाता है, लेकिन उन चंद घंटों में आप इस प्रेशर को हैंडल करें और इसे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर छोड़ के आने की कोशिश कीजिए। ठीक है। और आदित्य, आप क्या बताएंगे डूज एंड डोंट्स? मैं तो ये कहूँगा कि शक्ति जी ने और शाह मार्गी जी ने काफ़ी कुछ बता दिया है, बट 1 या 2 डूज जो मैं बताना चाहूँगा, मेडिटेशन का साथ कभी मत छोड़िए। जैसे शाह मार्गी जी ने भी बताया कि काम डिमीनर चाहिए, जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक मन शांत चाहिए, तभी हो पाएगा। तो मेडिटेशन अगर आप करते रहेंगे लंबे टाइम तक, 15 मिनट डेली दीजिए, करते रहिए, 1-2 साल में आपका मन शांत हो जाएगा। और मैं कहूँगा कि जब आपको वो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आने लगेगा कि आप इस एग्ज़ाम को कर पाएंगे। ठीक है। तो मेडिटेशन की बात की, कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ की भी बात होगी। बहुत सारे ऐसे पल आए होंगे ज़ाहिर तौर पर जब लगा होगा नहीं हो सकता या छोड़ देना चाहिए। ऐसे में कैसे वापसी की जाए? फैमिली का, दोस्तों का, ग्रुप का कितना बड़ा रोल है? और जो कहा जाता है ना कि बिल्कुल अपने आप को अकेला कर लेना है, ये कितना बड़ा मिथ है? मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी पूरी जर्नी में, बिकॉज अगर आप मेंटली काम नहीं हैं, ठीक है, आप एंग्शियस हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होती नहीं है। बहुत ही लो फेजेस हमने देखे हैं कि लंबी जर्नी है, बट इस पूरे लाइक की जो जर्नी थी ना, इसमें आई थिंक खुद से ट्रू रहना बहुत ज़रूरी है। ये मम्मी ने मुझे बहुत बचपन में कहा था, मुझे अभी याद आता है कि दुनिया से झूठ बोलना, खुद से नहीं। तो जब मैं फेल हुई फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में, तो मैं बहुत परेशान कि नहीं हो रहा है, एंड देन तभी मम्मी ने कहा कि खुद से पूछो क्या उतनी मेहनत करी थी जो रिक्वायर्ड थी। तो वो आई थिंक एक खुद से सच बोलना है ना, तो वो आप जब आप खुद से इंटरैक्ट करते हो तो आपको लगता है, आपको पता है आप कर सकते हो या नहीं, आपको पता है आपके अंदर कमियां क्या हैं, गलतियां क्या हैं। तो एक इंट्रोस्पेक्शन वाली जो बात है वो मुझे लगती है थोड़ी है। दूसरा तो मैं पेरेंट्स का और फैमिली का सपोर्ट के बारे में कैन नॉट से मोर। पापा, मम्मी, भाई बहन, दे हैव बीन देयर लाइक माई स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर। मैं ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन काफ़ी क्लोज मैं हो गई थी, जैसे अभी आपने कहा, दैट्स अ मिथ आई विल से, क्योंकि तब आप क्या करते हो ना, आप एक प्रेशर ले लेते हो अपने आप पे, एंड देन उन्हीं लोगों के पास वापस जाना बहुत ऑकवर्ड हो जाता है कुछ सालों के बाद। आपको फ्रेंड्स का, फैमिली का सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड है। मेरे लिए फैमिली थी, बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं, बट जो थे उन्होंने प्रॉपर और पूरा साथ दिया इस जर्नी में। UPSC में थे वो भी, तो इसलिए कभी ये नहीं हुआ कि वो समझ नहीं रहे हैं कि मेरी क्या प्रॉब्लम्स हैं या मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये चीज़ें रही हैं। तो दीज 3 थिंग्स अगर मैं सम अप करूँ, खुद से लाइक ट्रू रहना और इंट्रोस्पेक्ट करना, पेरेंट्स का सपोर्ट रहना, फैमिली का, फ्रेंड्स का, आई थिंक इससे। बिल्कुल। शाह मार्गी, आखिर में आपका कोई और मैसेज जाते जाते? मैम, इसमें मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि एक मेंटोर ने मेरी जर्नी में एटलीस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उत्कर्ष सर थे जिन्होंने मेरे सारे लोज में मुझे समझने की कोशिश की थी और मुझे समझा था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस बैकग्राउंड से नहीं आते, तो वो इतना नहीं समझ पाए थे कि इस जर्नी में कितने लोज आ सकते हैं और ये जर्नी क्या क्या एक इंसान से सैक्रिफाइस करवा सकती है। तो वो मेरे मेंटोर से जब मैं डिस्कस करती थी, अपने लोज जब शेयर करती थी, तो वो हमेशा होते थे। तो आई थिंक राइट गाइडेंस एंड वन पर्सन हु इज देयर टू लिसन टू यू एंड हु नोज कि कितनी सैक्रिफाइसेस इस जर्नी में जाती हैं। अगर आप ऐसे कुछ किसी इंसान को ढूंढ सके तो वो आपके लिए इस जर्नी में एज अ बून एक्ट करेगा। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल आदित्य, कई लोग जो आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सोचा था कि सोशल सर्विस, कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ करना है, इसलिए हमें इतनी सारी चीज़ें छोड़कर आप लोगों ने UPSC की तरफ कदम रखा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो UPSC क्रैक नहीं कर पाते, तो उसे वो एक फेलियर के तौर पर ना लेकर एक सीख के तौर पर कैसे ले सकते हैं और कैसे अपना काम समाज सेवा के लिए जारी रख सकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? ये बात सच है कि काफ़ी लोग नहीं क्लियर कर पाते हैं। अगर 1000 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं इंटरव्यू के थ्रू, तो 2000 ऐसे भी हैं जो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं।
मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हमसे बिल्कुल भी कम कैपेबल हैं, वो इक्वली कैपेबल हैं। बस मैं ये कहूँगा कि ऐसा हुआ है, स्टार्स अलाइन मैं कह देता हूँ, कई बार हुए हैं कि हमारा हो गया उनका नहीं हुआ है, बट वो किसी भी तरीके से कम कैपेबल नहीं है। देश सेवा करने का या फिर पब्लिक सर्विस करने के बहुत सारे माध्यम हैं, और यूपीएससी की परीक्षा अगर किसी ने अच्छे से की है और अच्छे से पढ़ाई की है तो वो इतना कैपेबल हो चुका है कि वो अगर किसी भी फील्ड में जाता है तो वो अपना बहुत ही अच्छा एक कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इवन दो अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो यदि आप जर्नलिस्ट हैं, यदि आप सीए हैं, डॉक्टर हैं, अगर आप अकाउंटेंट हैं, कुछ भी हैं, अपनी फील्ड में अगर आप एक्सेल कर जाते हैं और उसको अच्छी तरीके से करते हैं तो मैं कहूँगा वही एक सच्चा देश प्रेमी और सच्ची देश सेवा कर रहा है। बिल्कुल, और तमाम बातें और हो सकती हैं लेकिन समय की थोड़ी सी बंदिश होती है। शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदित्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्यामर्गी हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर है एक सिविल सेवक बनने का सफ़र कठिन और चुनौतीपूर्ण ज़रूर है, लेकिन उतना ही रिवॉर्डिंग भी है। हार्ड वर्क के साथ ही राइट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, और जो लोग इस परीक्षा में सफलता नहीं भी पा पाते उनके सामने भी अवसरों का समंदर है जिसके ज़रिए वो देश और समाज के लिए बहुत काम कर सकते हैं। बस इसे गहराई से समझने की ज़रूरत है। कहते हैं ना कि अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो हमारी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे भी आपका जो करियर है वो बहुत ब्राइट रहे, आप लोगों से तमाम लोगों को प्रेरणा मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।